नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने भारत का जो स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, उसके बारे में देख लिया था। तो आज हम देखते हैं भारत का मॉनसून तंत्र के बारे में और भारत की जलवायु के बारे में देखते हैं। तो मॉनसून तंत्र को देखने से पहले हम देखते हैं कि मॉनसून होता क्या है। अगर मॉनसून की बात की जाए तो मॉनसून क्या है? ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा का बदल जाना ही क्या कहलाता है? मॉनसून कहलाता है। तो अलग अलग ऋतुओं में पवनों की जो दिशा होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा का बदल जाना क्या कहलाता है? मॉनसून कहलाता है। ठीक है। अगर हम भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है? सीधा सीधा प्रश्न बनता है, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण मॉनसूनी या फिर उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु जो है ये पाई जाती है भारत के अंदर। अब हम देखते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दो तरीके से कारक प्रभावित करते हैं। एक तो स्थिति और उच्चावत संबंधी जो कारक हैं वो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कारक हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। दूसरा है वायुदाब और पवन संबंधी जो कारक हैं ये भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिति और जो उच्चावच परिस्थितियां हैं वो कारक जो हैं वो भारतीय जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। तो स्थिति में अपन ने देखा था अक्षांशीय स्थिति होती है, देशांतरीय स्थिति होती है। हमने देखा था अक्षांशीय स्थिति जो है ये क्या करती है? जलवायु का निर्धारण करती है। तो अक्षांशीय स्थिति क्या करती है? जलवायु का निर्धारण करती है। और देशांतरीय स्थिति क्या करती है? समय का निर्धारण करती है। देशांतरीय स्थिति जो है ये समय का निर्धारण करती है। जब हम जलवायु की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? जो अक्षांशीय स्थिति है उसके अनुसार देखेंगे, क्योंकि अक्षांशीय स्थिति ही जलवायु को प्रभावित करती है। देशांतरीय स्थिति की बात हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देशांतरीय स्थिति जो है ये समय को निर्धारित करती है। तो हम यहाँ पे जलवायु के बारे में देख रहे हैं जो कि अक्षांशीय स्थिति निर्धारित करती है। तो अक्षांशों से भी जलवायु पे प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में देखते हैं कि कैसे अक्षांशीय स्थिति है वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। अगर हम अक्षांशों की दृष्टि से देखें तो भारत जो है वो कहाँ पे स्थित है? उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर भारत जो है वो स्थित है। कर्क रेखा के उत्तरी भाग में हमने देखा था कि भारत है उसके लगभग बीच से जाती है कर्क रेखा। ये हमने देखा था, कर्क रेखा बीच से जाती है। ये हो गया कर्क रेखा का उत्तरी भाग और नीचे वाला हो गया कर्क रेखा का, ये हो गया दक्षिणी भाग। ठीक है। तो कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है वहां पे तो पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये कर्क रेखा के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये विषुवत रेखा के पास में ही है। ठीक है। तो 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा है, इसके पास में हमने देखा था भारत लगभग 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा ही ऊपर है। तो नीचे वाला जो दक्षिणी भाग है ये विषुवत रेखा के पास में और यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। तो कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और उत्तरी भाग में है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो यह आपको ध्यान रखना है। और भारत के उत्तर में, ये भारत है तो हमने देखा था कि भारत के उत्तर में यहाँ पे क्या था? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत जो है वो दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनें जो भारत में प्रवेश करती हैं उनको यहाँ पे रोक लेता है। भारत में कौन सा मॉनसून प्रवेश करता है? दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से आने वाला जो मॉनसून है ये वाला मॉनसून ये भारत में प्रवेश करता है। यहाँ पे क्या है? उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय पर्वत क्या करता है? इन पवनों को यहाँ पे रोक के और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश करता है। ठीक है। तो हिमालय पर्वत क्या काम करता है? दक्षिण पश्चिम से आने वाली जो मॉनसून पवनें हैं उनको रोक के भारत में वर्षा करने के लिए सहायक है। तो इस भाग में अच्छी खासी वर्षा होती है हिमालय पर्वत के कारण। अगर हम हिमालय पर्वत के इस ओर बात करें तो यहाँ पे तिब्बत है, तो यहाँ पे बारिश अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हिमालय पर्वत जब चढ़ाई में होती हैं तब जो पवनें होती हैं, जैसे यहाँ पे पर्वत है तो पर्वत के जब ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे चढ़ाई में पवनें,
तब वो अच्छी बारिश करती हैं। और जब पर्वत की दूसरी साइड से नीचे ढल रही होती हैं पवनें, तब ये वाला जो क्षेत्र होता है, दूसरी साइड वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्षेत्र में वर्षा जो है वो नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पे जो मानसून पवनें हैं वो बारिश नहीं कर पाती। इस क्षेत्र में जिधर से पवनें आ रही हैं, फिर हिमालय पर्वत से कोई भी पर्वत है उससे टकराएंगे, और उसी क्षेत्र में अब इस पर्वत ने इन पवनों को यहीं पे रोक लिया, तो यहाँ पे अच्छी खासी इन्होंने बारिश कर दी। अब जब ये दूसरी साइड में जाके नीचे की तरफ उतरती हैं पर्वत के सारे, तब ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, और इस क्षेत्र में बारिशें नहीं हो पाती। तो तभी तो हिमालय पर्वत की दूसरी साइड में, यहाँ पे तिब्बत की साइड में शुष्क, ये वाला जो प्रदेश है शुष्क प्रदेश है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, ठीक है। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र वाला भाग आ जाता है, ठीक है। हम देख रहे थे कि हिमालय पर्वत जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें प्रवेश करती हैं, उन्हीं से बारिश होती है। वो पवनें इधर से आ रही हैं और इधर इसके जस्ट सामने इसको हिमालय पर्वत मिल रहा है, तो यहाँ पे पर्वत इन पवनों को रोक के और अच्छी खासी बारिश करता है। हिमालय पर्वत के कारण जो उत्तरी भारत है, हमने देखा उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और दक्षिणी भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। लेकिन हिमालय पर्वत के कारण उत्तरी भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के बावजूद भी यहाँ पे जो उपोष्ण कटिबंधीय या फिर उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, इसका विकास ज्यादा हो रहा है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के बावजूद भी यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का विकास हो रहा है, क्यों, क्या कारण है। तो पूछा जा सकता है कि समुद्र तल से दूरी के कारण, समुद्र तल से ऊंचाई के कारण, या हिमालय पर्वत के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा, हिमालय पर्वत के कारण। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा होता है हिमालय पर्वत के कारण। क्या प्रश्न है कि जो उत्तरी भारत है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में, हमने देखा था कर्क रेखा के उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में यानी दक्षिणी भारत में उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो पाई जाती है। लेकिन हिमालय पर्वत के कारण उत्तरी भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के बावजूद भी वहां पे उत्तरी भारत में, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है उसका विकास ज्यादा हो रहा है। तो किस कारण से हो रहा है, हिमालय पर्वत के कारण हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे कर देते हैं समुद्र तल से दूरी के कारण, तो ये नहीं है, ये हो रहा है हिमालय पर्वत के कारण, ठीक है। दूसरा कारक है समुद्र तल से दूरी, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये जलवायु को कैसे प्रभावित करती है उसको हम देख लेते हैं। जो दक्षिणी भारत है, ये नीचे वाला क्षेत्र, इधर यहाँ पे क्या है, इधर है हिंद महासागर नीचे की तरफ, इधर है बंगाल की खाड़ी पूर्व में, और पश्चिम में है अरब सागर। तो हम देख सकते हैं कि जो दक्षिण भारत है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। नीचे की साइड हिंद महासागर है, पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिमी साइड में है अरब सागर। तो दक्षिणी भारत है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें कि अगर कोई जलीय भाग है तो वो क्या है, ठंडा भी धीरे होता है और गर्म भी क्या होता है, धीरे होता है। अगर स्थलीय भाग की बात की जाए, मिट्टी को देख सकते हो आप, स्थलीय भाग में मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी जो होती है वो गर्म भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। तो वहां पे जो ताप में अंतर होता है ठंड का और गर्मी का, वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए स्थलीय भागों में कैसी जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु है वो पाई जाती है। और अगर हम जलीय भाग की बात करें तो यहाँ पे देखो दक्षिणी भारत में तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, यानी कि ये क्या है, जलीय भाग है। और जलीय भाग जो है वो ठंडा भी धीरे होता है और गर्म भी धीरे होता है। इस वजह से यहाँ पे जलीय भाग में सम जलवायु जो है वो पाई जाती है। तो दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तीन ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, जिससे कि यहाँ पे सम जलवायु का विकास होता है। तो क्यों होता है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि जलीय भाग क्या होता है, ठंडा भी धीरे होता है और गर्म भी धीरे होता है,
इस वजह से यहाँ पे सम जलवायु का विकास होता है। जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई, तो लगभग मुंबई में एक जैसा सा मौसम रहता है, ना तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होती और ना बहुत ही ज्यादा ठंडी होती, क्योंकि समुद्र के पास में होने के कारण। चेन्नई को ले लो, कोलकाता, कोंकण तट है, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट, ये हमने जब पश्चिमी और पूर्वी तटों के बारे में देख रहे थे तब बात करी थी कोंकण तट की, मालाबार तट की और कोरोमंडल तट की। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये क्या है, समुद्र तल से घिरे हुए हैं। इस कारण से यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती, यानी कि तापांतर कम होता है, ताप में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं होता इन कंपेयर टू, यानी स्थलीय भाग की तुलना में। अगर हम उत्तरी भाग की बात करें, उत्तरी भारत की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, समुद्र से इसकी दूरी ज्यादा है, यानी ये स्थलीय भाग है। उत्तरी भाग क्या है, उत्तरी भारत क्या है, स्थलीय भाग है। और स्थलीय भाग में मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी की क्या विशेषता होती है, गर्म भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। इस वजह से यहाँ पे तापांतर जो है वो ज्यादा होता है। तापांतर का मतलब ताप में अंतर, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा और ठंडी जो है वो भी बहुत ज्यादा है, तो तापमान में क्या हो गया, अंतर बहुत ज्यादा हो गया। इस कारण से यहाँ पे विषम जलवायु जो है वो पाई जाती है। जैसे कि अगर क्षेत्रों की बात की जाए, दिल्ली, दिल्ली समुद्र तल से दूरी ज्यादा है समुद्र से, दिल्ली की, यानी स्थलीय भाग में पड़ता है, तो यहाँ पे तापांतर ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे विषम जलवायु है वो पाई जाती है। आगरा, वाराणसी, उत्तर भारत की कोई भी जगह ले लो, सारे के सारे विषम जलवायु के अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, जैसे कि आपको दे दिया जाए कोई भी 3 क्षेत्रों के नाम आ जाएं, एक आ गया मुंबई, एक आ गया चेन्नई, एक आ गया कोलकाता और एक दे दिया जाए आगरा, निम्न में से कौन से में विषम जलवायु पाई जाती है, तो हम आराम से बता सकते हैं आगरा जो है वो उत्तर भारत में स्थित है और उत्तर भारत में विषम जलवायु पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे स्थलीय भाग होने के कारण तापांतर जो है वो ज्यादा होता है, इस वजह से वहां पे विषम जलवायु का विकास होता है। तीसरा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो कैसे प्रभावित करती है उसको हम देखते हैं कि समुद्र तल से दूरी जो है वो कैसे जलवायु को प्रभावित करती है। अगर हम औसत माध्य समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, तो प्रत्येक 65 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे समुद्र तल, चेन्नई तट को माना जाता है समुद्र तल, अपने भारत में चेन्नई तट को समुद्र तल के रूप में लिया जाता है। अगर उससे प्रति 65 मीटर की ऊंचाई पे हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान जो है वो घटता है। तो हम बोल सकते हैं कि समुद्र तल से प्रत्येक 65 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो घटता जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ताप पतन दर, या फिर तापमान में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो ताप ह्रास दर, या फिर इसको बोलते हैं ताप पतन दर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताप पतन दर क्या है, तब भी हम बोल सकते हैं कि समुद्र तल से जो औसत माध्य समुद्र तल है उससे प्रत्येक 65 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान जो है वो घटता है। ठीक है, जो कि ताप पतन दर कहलाती है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। इसी वजह से जो ऊंचे पर्वतीय भाग हैं वहां पे ऊंचाई होने के कारण तापमान जो है वो कम पाया जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो माउंट आबू में इसी वजह से तापमान कम होता है, क्योंकि वो कहाँ पे स्थित है, ऊंचाई पे स्थित होने के कारण माउंट आबू में तापमान जो है वो कम पाया जाता है। तो सभी हिल स्टेशन इसी वजह से ठंडे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान है वो कम होता जाता है। तो जलवायु पे प्रभाव पड़ रहा है समुद्र तल से ऊंचाई का। ठीक है, जैसे अगर इसका एक एग्जाम्पल हम समझें कि एक ही अक्षांश पे स्थित है, कौन, आगरा और दार्जिलिंग जो है एक ही अक्षांशीय रेखा पे स्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी जनवरी महीने का अगर हम दोनों जगह का तापमान देखते हैं तो आगरा का तो तापमान रहता है 16 डिग्री और दार्जिलिंग का तापमान रहता है 4 डिग्री। कौन सा कम है तापमान, 4 डिग्री तापमान है वो कम है, यानी ज्यादा ठंडी जगह कौन सी है, दार्जिलिंग है। तो सेम अक्षांश पे स्थित है, उसके बावजूद भी जनवरी महीने का अगर हम तापमान की बात करें आगरा और दार्जिलिंग की, तो दोनों के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। क्यों है, क्योंकि दार्जिलिंग जो है वो एक हिल स्टेशन है, यानी ऊंचाई पे स्थित क्षेत्र है, पर्वत पे स्थित क्षेत्र है, ऊंचाई पे स्थित है।
इस वजह से यहाँ का तो तापमान है वो कम रहता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कम हो जाता है। तो दार्जिलिंग का तापमान, एक हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, ऊंचे पर्वतीय भाग पे स्थित है, इसीलिए इसका तापमान कम रहता है। और आगरा जो है वो कम ऊंचाई पे है, इसलिए इसका तापमान ज्यादा रहता है। तो ये समझ आ गया होगा, ये भी पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। अगला कारक है स्थल व जल का वितरण। तो स्थल और जलीय भाग का वितरण जलवायु को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो जो उत्तरी भारत है ये क्या है, स्थलीय भाग है। उत्तरी भारत क्या है, स्थलीय भाग है। और दक्षिणी भारत है वो क्या है, जलीय भाग है। अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें पहले, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो उत्तरी भारत है, जो स्थलीय भाग है, यहाँ पे तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो कैसा रहता है, हाई रहता है। टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर यानी कि वायुदाब जो है वो कम होगा। अगर हम ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भारत की बात करें, जो कि स्थलीय भाग है, जो कि जलीय भाग है, तो यहाँ पे उत्तर भारत की तुलना में टेम्परेचर जो है वो कैसा रहेगा, लो रहेगा। जब टेम्परेचर यहाँ का लो है तो प्रेशर यहाँ का क्या होगा, हाई होगा। तो अगर हम पवनों की बात करें तो पवनें कैसे चलती हैं, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें जो हैं वो चलती हैं। तो पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में पवनें कैसे चलेंगी, ये चलेंगी, ऐसे चलेंगी, नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि दक्षिण भारत में यहाँ पे क्या है, इस टाइम पे ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर है वो लो रहता है तो प्रेशर हाई रहता है। और उत्तर भारत में टेम्परेचर हाई है, प्रेशर जो है वो लो रहता है। तो पवनों की दिशा क्या होगी, ये वाली दिशा होगी, यानी कि जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर। तो ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलेंगी जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर, जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर। जब जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर पवनें चल रही हैं तो अपने साथ क्या लेके जा रही है, मॉइस्चर, नमी लेके जा रही है, और आगे जाके ये पवनें क्या करती हैं, बारिश करती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बारिश हो रही है। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में उत्तर भारत में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। इसकी तुलना में अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो टेम्परेचर जलीय भाग में क्या होगा, शीत ऋतु में उत्तर भारत की तुलना में टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। तो अब पवनों की दिशा क्या रहेगी, पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे। तो अब पवनें कैसे चलेंगी, अब पवनों की दिशा रहेगी ये वाली शीत ऋतु में। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे, ये पवनों की दिशा रहेगी, यानी कि स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर। तो शीत ऋतु में चल रही है स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर, ठीक है, स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर पवनें चल रही हैं। तो ये पवनें क्या हैं, शुष्क पवनें, क्योंकि इन पवनों में नमी की मात्रा नहीं है, नमी की मात्रा नहीं है तो इनसे बारिश भी नहीं होगी। तो किस प्रकार से हमने देखा कि जो स्थल और जल का वितरण है वो कैसे जलवायु को प्रभावित कर रहा है। तो स्थल और जल के प्रभाव से तापमान में और वायुदाब में अंतर उत्पन्न हो रहा है, जिससे कि समुद्र से स्थल की ओर और स्थल से समुद्र की ओर पवनें हैं उनका संचार होता है। तो कैसे पवनों का संचार होता है वो हमने समझ लिया। शीत ऋतु में क्या कंडीशन रहती है, ग्रीष्म ऋतु में क्या कंडीशन रहती है। जब पवनें स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर जा रही हैं तब वो क्या है, शुष्क पवनें हैं, उनमें नमी की मात्रा नहीं है तो वो बारिश नहीं करेंगी, शुष्क पवनें चलेंगी। जब पवनें जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर जा रही हैं तब उन पवनों में मॉइस्चर है, नमी है, क्योंकि पानी की तरफ, पानी से वो क्या लेके चल रही है, मॉइस्चर लेके जा रही है, तो वो आगे जाके क्या करेंगी, बारिश करेंगे। तो इस प्रकार से पवनें जो हैं स्थल से जल के प्रभाव से तापमान और वायुदाब में अंतर उत्पन्न होता है, जिससे कि समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं पवनें और स्थल से समुद्र की ओर। इस प्रकार से पवनों का संचार होता है और जलवायु को प्रभावित करती है। अगला कारक है उच्चावच परिस्थितियां। तो उच्चावच परिस्थितियों की वजह से कैसे जलवायु है वो प्रभावित होती है। उच्चावच परिस्थितियों का मतलब क्या हो गया, जो ऊंचे स्थान होते हैं जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, तो उनकी बात हो रही है उच्चावच परिस्थितियों में। जब पवनें जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर जा रही हैं
तो उनमें क्या है, आर्द्रता है उन पवनों में। तो जब आर्द्रता युक्त पवनें जा रही हैं स्थलीय भाग की ओर, तब उनके मार्ग में अगर कोई भी उनको पर्वत मिलेगा, जैसे कि पर्वत मिला, ये जलीय भाग है, इससे स्थलीय भाग की ओर पवनें जा रही हैं, तो इन पवनों में क्या है, आर्द्रता है, नमी है। तो अब इनके मार्ग में अगर कोई भी पर्वत आ रहा है तो ये क्या करेंगी, यहाँ पे इस पर्वत से टकराएंगी और यहाँ पे क्या करेंगी, अच्छी खासी बारिश करेंगी। तो इस भाग को क्या बोला जाता है, जहाँ पे पवनें आ रही हैं, जिस दिशा में ऊपर चढ़ रही हैं पवनें, यहाँ पे क्या आ रही है, पवनें ऊपर चढ़ रही हैं, तो इसको बोला जाता है पवनाभिमुखी ढाल। इसको क्या बोला जाता है, पवनाभिमुखी ढाल। और इस ढाल पे पवनें जो हैं वो ज्यादा बारिश करती हैं। कितनी बारिश करती है, यानी कि ज्यादा बारिश करती है। और जैसे ही पवनें दूसरी साइड में ढाल से नीचे उतरती हैं, उस ढाल को बोला जाता है पवन विमुख ढाल। इसको क्या बोला जाता है, पवन विमुख ढाल बोला जाता है। इस जगह पे पवनें जो हैं वो कम बारिश करती हैं और इस क्षेत्र को बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। तो हमने देखा कैसे पर्वत यानी कि पर्वत पठारी भाग कैसे जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो पर्वत पठारी भाग क्या हो गए, उच्चावच परिस्थिति में आ गए। तो ये कैसे जलवायु को प्रभावित करते हैं। मान लो पवनें हैं, जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर जा रही हैं, तो उन पवनों में क्या है, आर्द्रता है। जब आर्द्रता युक्त पवनें जा रही हैं और उनके मार्ग में कोई भी पर्वत आ जाएगा, जैसे ये पवनें आई, इनके मार्ग में यहाँ पे पर्वत आ गया, तो इस साइड में तो ये अच्छी बारिश करेंगे क्योंकि अभी इनमें क्या है, नमी की मात्रा है। तो ये वाला ढाल रहता है, जो चढ़ाई वाला ढाल होता है, इसको बोलते हैं पवनाभिमुखी ढाल। तो पर्वत के पवनाभिमुखी ढाल पे तो पवनें अच्छी बारिश करती हैं, अधिक वर्षा करेंगी। और दूसरी साइड में जहाँ पे पवनें नीचे उतरती हैं पर्वत के सहारे, वो ढाल कहलाता है पवन विमुख ढाल कहलाता है। ये ढाल, ये जो क्षेत्र है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पे कम वर्षा होती है। तो किस प्रकार से जो उच्चावच परिस्थितियां हैं, जो पर्वत हैं, जो पठार हैं, वो जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि मुंबई में अधिक वर्षा होती है, पुणे बेंगलोर में वर्षा है वो क्या होती है, कम होती है। तो पुणे बेंगलोर है वो कौन से क्षेत्र में पड़ गया, पवन विमुख ढाल में पड़ गया, क्योंकि पश्चिमी साइड में मुंबई रह गया। तो यहाँ से पवनें आ रही हैं, पर्वत के टकराने से पहले ही क्या आ जाता है, मुंबई आ जाता है। तो ये पवन विमुख ढाल है जहाँ पे, पवन विमुख ढाल है जहाँ पे बारिश अच्छी होती है। और पुणे और बेंगलोर जो हैं वो पड़ते हैं पवना विमुख ढाल के अंदर, यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो ये हमने देख लिया कि उच्चावच परिस्थितियां जो हैं वो कैसे जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो हमने देखे थे मुख्यतः दो कारक हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला हम देख चुके हैं स्थिति व उच्चावच परिस्थितियां। तो स्थिति व उच्चावच संबंधी जो कारक हैं, उच्चावच संबंधी जो कारक हैं वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो उसके अंदर अपन ने देखे कौन कौन से कारक थे, अक्षांशों की वजह से, फिर है समुद्र से दूरी की वजह से, समुद्र से ऊंचाई की वजह से, स्थल और जल के वितरण की वजह से, और उच्चावच परिस्थितियों के कारण जलवायु जो है वो प्रभावित होता है। इसके अंदर दूसरा कारक था वायु दाब और पवन संबंधी कारक है जो कि जलवायु को प्रभावित करता है। तो दूसरा कारक क्या है, वायु दाब यानी कि प्रेशर, और पवन संबंधी कारक, पवनों से संबंधी जो कारक है ये भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट।